हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो लेक्चर है वो पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है 16 मार्क्स के अंदर। और 16 मार्क्स में यहाँ से क्या क्या पूछेगा, पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, इसके लिए जो लैंगविन थ्योरी है या जो क्लासिकल थ्योरी है वो पूछ लेगा, और साथ में क्वांटम थ्योरी भी पूछ लेगा पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर। इन सब को मिला के एक साथ 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बार पहले वाले लेक्चर के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं कि पहले वाले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो पहले वाले लेक्चर में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है। और उसके बाद हमने मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया था डिफरेंट पार्ट के अंदर, और वहां पे हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिया था। और साथ में हमने ये भी देखा था कि उस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए जो लैंगविन या फिर जो क्लासिकल थ्योरी है वो किस टाइप से उसको एक्सप्लेन करके बताती थी। तो वहां पे हमने ये देखा था कि कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का रीजन होता है इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण कोई भी सब्सटेंस डायमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है। सेम एज इट इज कोई भी सब्सटेंस अगर आपसे पूछ ले पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण और न्यूक्लियस के स्पिन मोशन के कारण कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण आता है। और ये स्पिन मोशन किसका होना चाहिए, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट शो करेगा। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसको हम फेरोमैग्नेटिक बोलेंगे। ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पे इन रियल ये भी देखेंगे कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। पहले हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो ओरिएंटेशन होता है वो रैंडमली होता है। तो हम ये बता देते हैं इनका मैग्नेटिक मोमेंट रैंडमली किस टाइप से होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो किसी का अप होगा, किसी का डाउन होगा, किसी का दाएं होगा, किसी का बाएं होगा, कुछ इस टाइप से इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है ऐसे होगा इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूँ तो ये जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट हैं एटम के या इलेक्ट्रॉन के, ये सब के सब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है यहाँ पे, तो कुछ इस टाइप से सब मैग्नेटिक मोमेंट एटम के जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करना स्टार्ट कर देगा। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में रैंडमली होता है। अगर मैं टोटल सम देखूँ तो वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये एक दूसरे का इफेक्ट यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देंगे या फिर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगे। टोटल जो मैग्नेटिक मोमेंट है 0 आएगा, पर फील्ड की प्रेजेंस में ये कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट शो जरूर करेंगे। उसके बाद जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है अगर मैं इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो ये स्लाइटली मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से अलाउ भी कर देते हैं। अब अलाउ कैसे करते हैं, जैसे मान लिया मेरे पास ये कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक तरफ हमने साउथ पोल मान लिया, दूसरी तरफ हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल मान लिया, और ये यहाँ पे हमने एक कोई भी मटेरियल रख दिया। अब इस मटेरियल के अंदर से एक सिचुएशन हम ये मान के चल लेते हैं कि बीच में यहाँ पे कोई भी मटेरियल हमने नहीं रख रखा, तो क्या होगा, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा नॉर्थ पोल से वो सब का सब साउथ पोल के ऊपर चला जाएगा। अब मैंने यहाँ पे उठा के एक मटेरियल रख दिया। अब इस मटेरियल के अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड पास होके नॉर्थ से पास होके साउथ, मतलब नॉर्थ से निकलेगा, इस सब्सटेंस में से पास होकर कहाँ पे जाएगा, साउथ में जाएगा। अब ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो मटेरियल हमने बीच में रखा है ये कितना मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से अलाउ करेगा। तो ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर इस सब्सटेंस के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये एक्सटर्नल फील्ड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। और ये कहेगा भाई मेरे को तेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे मेरे को कोई भी मतलब नहीं है। अब अगर सेकेंड केस, अब अगर इसके अंदर मान लिया स्लाइटली कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड रहेगा और अपने अंदर से थोड़ा बहुत जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अलाउ या उसको पास करके जाने देगा, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये जो सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अपने अंदर से अलाउ कर देगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था पैरामैग्नेटिज्म के बारे में। अब एग्जाम में इसको कैसे लिखना है उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर थोड़ा सा बात करने से पहले हम थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन के बारे में जान लेते हैं और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि इसका आगे चल के यूज होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, और बार बार हम एक वर्ड यूज करेंगे मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस को उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है या कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, उसको हम क्या
बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे, या फिर ये भी बोल सकते हैं जब उस सब्सटेंस को एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो वो सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, व्हेन ए सॉलिड इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड इट गेट मैग्नेटाइज। जब भी किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप इनसाइड द सॉलिड। मीन्स जो सॉलिड हमने लिया है उस सॉलिड के अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हुआ है या कितना मैग्नेटिक मोमेंट इंड्यूस हुआ है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। उसके बाद मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, रेशो होती है किसकी, m/h की। m क्या है, मैग्नेटाइजेशन होता है, और h होता है जो हमने फील्ड अप्लाई किया है उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड। और अगर इसको और ज़्यादा सिंपल वर्ड में हम बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा थी, और इतनी ज़्यादा फील्ड की स्ट्रेंथ में जब हम कोई सब्सटेंस रखते हैं तो वो इतना मैग्नेटाइज हुआ है। अगर मैं इन दोनों की रेशो ले लूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं, और इसको काई से हम डिनोट करते हैं, और ये जो रिजल्ट है वो हम आगे इसी लेक्चर में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पैरामैग्नेटिज्म के बारे में, और एग्जाम में आता है तो हम इसको ये पॉइंट इसके लिखेंगे। तो पैरामैग्नेटिज्म अकर इन दोज एटम विच हैव परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो पैरामैग्नेटिज्म उन सब्सटेंस के अंदर या उन एटम के अंदर ही शो होता है जिनका परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट आर ओरिएंटेड रैंडमली। मतलब जब फील्ड नहीं अप्लाई कर रखा तो इनका जो एटम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड होगा। रैंडमली का मतलब किसी का अप होगा, किसी का डाउन होगा, किसी का दाएं होगा, किसी का बाएं होगा, इस टाइप से रैंडमली इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ओरिएंटेड होगा, ठीक है। अब अगर मैं टोटल फील्ड की बात करूं, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की बात करूं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितना रहेगा, यहाँ पे 0 रहेगा। तो यहाँ पे यही बता रखा है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट आर ओरिएंटेड रैंडमली एंड द टोटल मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूसेस 0। और जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का इन द इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई देन एटम स्टार्ट टू अलाइन अलोंग द फील्ड। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर ये जो अपने पास ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके ऊपर मैं एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करना स्टार्ट कर दूं, एक्सटर्नल फील्ड मैंने इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये बी की डायरेक्शन है, तो ये जितने भी रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक मोमेंट है वो सब क्या होंगे, इस फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। इन सब की डायरेक्शन वही हो जाएगी जो फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पे हम दिखा देंगे ये इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड था और ये प्रेजेंस ऑफ फील्ड है, तो इन सब की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से हो जाएगी। ये आपको एग्जाम में लिखना भी है और इसका डायग्राम भी बना के आना है इसके नीचे। तो व्हेन ए मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड देन एटम स्टार्ट टू अलाइन अलोंग द फील्ड। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैव पॉजिटिव एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये जब हम मैथमेटिकली उसको कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को, तो वहाँ पे हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यही इस पॉइंट के अंदर बता रखा है, और यहाँ पे बता रखा है जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इस पॉइंट में ये बता रखा है कि जो पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट है वो किस कारण से कोई भी सब्सटेंस शो करता है। जैसे हमने डायामैग्नेटिज्म में बताया था इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, उसके कारण डायामैग्नेटिज्म शो होता है। वैसे ही पैरामैग्नेटिक इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन होता है उसके कारण से शो होता है, और जो न्यूक्लियस का स्पिन होता है उसके कारण से भी पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट कोई भी सब्सटेंस शो करता है। तो पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट कम ड्यू टू द स्पिन मोशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे यही बताया है, इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है उसके कारण से, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है न्यूक्लियस का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, उसके कारण से भी पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक पेयर्ड का केस लेके चलते हैं, एक अनपेयर्ड का केस लेके चलते हैं। भाई पेयर्ड में क्यों नहीं होता और अनपेयर्ड में क्यों होता है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हमने मान लिया पहला जो केस लिया है, पहला केस हमने ये लिया है कि अपने पास ये एक एटम है और इस एटम में ये दो एटम का एक ऑर्बिट और उस ऑर्बिट के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है, स्पिन क्वांटम नंबर वो प्लस हाफ है, दूसरे का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो माइनस हाफ है, ठीक है। एक क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। हम थंब रूल लगा के इसको एक पोल नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा, एक पोल साउथ की तरह बिहेव करेगा। मान लिया ये जो एटम है ये कुछ इस टाइप, इसका जो ऊपर वाला पोल है वो मान लिया नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है और नीचे वाला साउथ की तरह बिहेव कर रहा है। दूसरा जो एटम हम लेंगे इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, ये साउथ की तरह बिहेव करेगा और ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो इस कारण से ये दोनों एक दूसरे का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये तो किसका केस था, जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जब
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वही अपना मैग्नेटिक फील्ड या फिर उस वही मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट रखेगा। तो इसी कारण से हम बोल सकते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं के कारण से पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट कोई भी सब्सटेंस शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, पैरामैग्नेटिज्म ऑब्जर्व्ड इन। अब पैरामैग्नेटिज्म इफेक्ट को हम कहाँ कहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मेटल है उन मेटल के अंदर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो उन एटम और उन मॉलिक्यूल्स के पास हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अपने पास हो जाएगा सोडियम एटम हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा, और भी बहुत सारे अपने पास एटम होते हैं जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद ये जो डायग्राम बता रखे हैं, डायग्राम ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन करके बता दिए। फील्ड की एब्सेंस में, एक्सटर्नल फील्ड की एब्सेंस में इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है एटम का वो रैंडमली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट रैंडमली क्या होगा, बटा हुआ होगा। और जैसे ही फील्ड हम अप्लाई करेंगे तो वो सब फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो लार्ज मैग्नेटाइजेशन अपने अंदर एक्वायर कर लेता है, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो शो करना स्टार्ट कर देता है। इसका रीज़न यही होता है जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब उसके बाद जो अगला जो पॉइंट है, अगले पॉइंट ये है अपने पास कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और जो अपने पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इन दोनों में ही हम ये बोलते हैं कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, अब हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करें, क्योंकि इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये कुछ एक ही टाइप का बिहेवियर शो करते हैं मे भी। तो इनका जो इनके बीच में डिफरेंशिएशन किस टाइप से किया जाए इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो वैसे बेसिकली हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं अगर छोटी क्लासों में जब हम होते हैं तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। पर अब हायर क्लास में है तो थोड़ा सा एडवांस देखते हैं। मान लिया अपने पास ये एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो ये जितने भी इसके डाइपोल मोमेंट है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये किसका है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का। ये हमने यहाँ पे फील्ड अप्लाई कर रखा और ये है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे जैसे ही मैं एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करूँगा तो ये क्या होगा, जितने भी ये सब जो एटम एक डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, ये सब मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हुए थे, जैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट रिमूव किया जाएगा तो सबसे फिर से इनका जो ओरिएंटेशन है वो रैंडमली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर से पहले जैसा इनका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम फील्ड अप्लाई करेंगे तो सबका एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा जैसे पैरा के अंदर होता है। पर जैसे ही फील्ड रिमूव किया जाएगा तो सब के सब जो एटम है वो पहले वाली स्टेट के अंदर नहीं आएंगे, कुछ एटम इसी डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे। फील्ड जिस डायरेक्शन में हमने फील्ड अप्लाई कर रखा था उसी डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे। इस कारण से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इसका हम मैग्नेट भी बनाते हैं। मैग्नेट बनाने का यही रीजन होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का कि जब उसको फील्ड में रख के और फील्ड से वापस उसको रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है, तो उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो पहले वाली पोजीशन के अंदर नहीं आता, वो फील्ड की डायरेक्शन में थोड़ा बहुत अलाइन रह जाता है। तो ये तो था इसका थियोरेटिकल पोर्शन। अब बात कर लेते हैं इसके मैथमेटिकल पोर्शन के ऊपर। तो अब हमने मान लिया कि हमारे पास ये एक प्लेन है, इस टाइप से ये हमने एक प्लेन मान लिया, अपने पास सब के सब एटम इस प्लेन के अंदर थे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया कुछ इस डायरेक्शन के अंदर, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये जो इस प्लेन के जितने भी एटम है वो क्या करेंगे, फील्ड के अलोंग अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और इस टाइप से मान लिया उनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है या मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमने यहाँ पे मान लिया कितने एंगल पे, थीटा एंगल के ऊपर हमने ये मान लिया, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया म्यू। ये म्यू क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटम है। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जितने भी एटम थे, मैंने यहाँ पे स्टार बना दिया, इस स्टार प्लेन के अंदर जितने भी एटम थे क्या वो सभी एटम एक ही एंगल के ऊपर अलाइन होंगे या सब एंगल जो सभी मैग्नेटिक मोमेंट है या सभी एटम है वो अलग अलग एंगल के ऊपर अलाइन होंगे। तो इसका जवाब ये है कि जितने भी मैग्नेटिक मोमेंट है वो अलग अलग एंगल पे अलाइन होंगे। मतलब यहाँ पे थीटा एंगल पे कुछ होंगे, 40 डिग्री के एंगल पे कुछ होंगे, 50 डिग्री के एंगल पे कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होंगे और 90 डिग्री के एंगल पे कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होंगे। तो प्रत्येक एंगल पे जो अलाइनमेंट है एटम की या मैग्नेटिक मोमेंट की वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि प्रत्येक एंगल पे अलग अलग है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसका एवरेज लेके चल लेंगे, ठीक है, और फिर इसको प्रॉब्लम को सोल्व कर लेंगे। तो अब हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारे पास जो एंगल है उस एंगल के अंदर हमने यहाँ पे स्मॉल सा चेंज मान लिया। ये जो स्मॉल सा चेंज है इसको हमने बोल दिया यहाँ पे डी थीटा, ठीक। और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे अपने पास बन जाएगा एक सॉलिड एंगल बन जाएगा। उस सॉलिड एंगल को हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया डी ओमेगा से और इसको हम लिखेंगे सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की अपने पास वैल्यू होती है, ये हमने क्वांटम में भी बहुत बार पढ़ा है, सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है अपने पास साइन थीटा डी थीटा और डी फाई,
ठीक है। फाई की जो लिमिट होती है वो लिमिट होती है अपने पास फाई की, एक सेकेंड, फाई की लिमिट होती है 0 से लेकर 2 पाई तक लिमिट होती है। जब ये लिमिट यहाँ पे फाई की रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो फाई है वो 0 से 2 पाई कंप्लीट वेरी करेगा, तो हम ये लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे अपने पास जो रिजल्ट आएगा, ये लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई साइन थीटा डी थीटा और डी फाई, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है अपने पास इस सॉलिड एंगल की। और फिर हम ये लिखेंगे कि अपने पास जो एटम है वो डिफरेंट पे क्या है, अलाइन कर रखे हैं। तो डिफरेंट पे अलाइन होंगे तो हम इसका एवरेज लेके चलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का एवरेज लेके चलेंगे किसी भी टेम्परेचर टी के ऊपर। और साथ ही यहाँ पे जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स का भी यूज किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे एटम लेके चल रहे हैं और एटम के केस में हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम किसी डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक डाइपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसका एनर्जी कितना होगी। इसका जवाब मिलेगा आपको 12th क्लास के अंदर। 12th क्लास में हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, वहाँ पे हम कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेते हैं, उसको फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, फिर वहाँ पे निकालते हैं उसके ऊपर टॉर्क कितना लगेगा। टॉर्क वहाँ पे हम निकालते हैं टो इक्वल टू पी क्रॉस ईस, इस टाइप का टॉर्क हम निकालते हैं। और फिर हम वहाँ पे एनर्जी निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में उस मैग्नेटिक डाइपोल की कितनी एनर्जी होगी, तो आती है नेगेटिव पी ई, इस टाइप से अपने पास एनर्जी आती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का केस हो, पी क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट और ई क्या है जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है। अगर मैग्नेटिक फील्ड का केस हो तो हम क्या लेके चलेंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के केस में आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मान लिया कुछ देर तक एम से डिनोट कर दिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बी से डिनोट कर दिया। तो जब किसी भी सब्सटेंस को किसी भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस करते हैं तो उसकी जो एनर्जी होगी वो ये रहेगी अपने पास एम बी। एम क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और बी क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है वो। अब यहाँ पे हम जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या लेके चल रहे हैं, म्यू लेके चल रहे हैं। तो अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डाइपोल की जो एनर्जी आएगी वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी ई इक्वल टू म्यू डॉट बी, और ये भी नेगेटिव में। ठीक है, आई होप आपको 12th का थोड़ा बहुत याद होगा। अब यहाँ पे डॉट है, जैसे ही डॉट हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस म्यू बी, और ये आ जाएगा अपने पास कॉस थीटा। अब प्रॉब्लम ये है, ये जो थीटा है, थीटा क्या है, इसकी हम एवरेज वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो हम अगर इसकी चाहें तो कंप्लीट की एवरेज वैल्यू भी ले सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट की एवरेज वैल्यू लेके भी सोल्व किया जा सकता है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि हम अपने पास ये जो कोस थीटा है, इस कोस थीटा की एवरेज वैल्यू लेके ही हम इसको सोल्व कर लें, बाकी की ये जो टर्म है वो आगे एज इट इज रखी रहने दें। ठीक है, और ये जो साइड में हमने साइन लगाया है यहाँ पे कोस थीटा के साइड में ये जो साइन लगा रखा है ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज को। ठीक है, और क्वांटम में बेसिकली हम इसी टाइप से लिखते हैं एवरेज, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं। हमने कॉस थीटा लिखा और इसके ऊपर बार लगा दिया, बार भी यहाँ पे एवरेज को ही रिप्रेजेंट करके बताएगा। तो अब अपना नेक्स्ट जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि अब हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे, और जब एवरेज निकालेंगे तो क्लासिकली एवरेज हम कैसे निकालते हैं, क्लासिकल एवरेज हम कुछ इस टाइप से निकालते हैं, इंटीग्रेशन ए एक्सपोनेंशियल बीटा ई। ठीक है, यहाँ पे माइनस और साथ में क्या आएगा अपने पास डी डिवाइड बाय इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल बीटा ई और डी ई। इस टाइप से हम क्लासिकल एवरेज निकालनी हो तो हम इस टाइप का फॉर्मूला यूज करते हैं। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ए ई की पावर माइनस बीटा ई और साथ में डी ई। डी बोले तो सॉलिड एंगल लेके चलेंगे हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल था। ठीक है, ई की पावर बीटा ई और साथ में डी ई। इसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, जो एवरेज है वो एवरेज निकाल सकते हैं। अब जो यहाँ पे ए है, ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या लिखी थी हमने, यहाँ पे लिख देते हैं हम ए इक्वल टू लिखा था हमने म्यू बी कॉस थीटा, और इसकी साथ में लिखी थी हमने एवरेज वैल्यू। तो सॉरी, यहाँ पे ये आएगा ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास म्यू कॉस थीटा और साथ में इसकी एवरेज। ये ए की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फिर एनर्जी देखेंगे। एनर्जी हमने ऑलरेडी पहले निकाल ही ली है। एनर्जी क्या होती है जब किसी मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे जो एवरेज निकाली है वो तो एक एटम की एवरेज निकाली है। हमारे पास एटम कितने, n नंबर ऑफ एटम है। तो एक एटम की जो एवरेज है अगर मैं उसको n नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दूँ तो टोटल की अपने पास आ जाएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, m क्या है यहाँ पे मैग्नेटाइज, n क्या है नंबर ऑफ एटम, और ये अपने पास एक एटम की एवरेज है। अब यहाँ पे थीटा है, थीटा की जो लिमिट होती है वो क्या होती है, थीटा की लिमिट होती है अपने पास 0 से लेके पाई तक। ये लिमिट हम यहाँ पे रख देंगे। अब ये जो अपने पास ये म्यू आएगा, म्यू कोस थीटा। अब ये म्यू कोस थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, और रखने के बाद इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। और साथ में क्या करेंगे, अपने पास जो ई की वैल्यू है, ई क्या है यहाँ पे, ई जो हम जब हमने उस मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया था उसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ये आया था म्यू बी
कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू भी हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे हमने जो लिमिट है वो 0 से पाई ली है। पाई क्यों? क्योंकि हमारे पास थीटा और थीटा की जो लिमिट होती है वो 0 से पाई तक होती है। अब अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए ये जो cos थीटा है अपने पास, cos थीटा को हम यहाँ पे x पुट कर देंगे और ये क्या आ जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू माइनस साइन थीटा और ये आ जाएगा डी थीटा, थीटा का अलग से करेंगे तो ठीक है। ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज करेंगे और ये सब करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है हम उस फाइनल रिजल्ट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं अब डायरेक्ट। तो उस लास्ट इक्वेशन को सोल्व करने के बाद अपने पास ये रिजल्ट आएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो वैल्यू पुट करनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना है, फिर अपने पास क्या आएगा यहाँ पे एक लैंग्वेन फंक्शन आएगा। लैंग्वेन फंक्शन के बाद अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, टाइम की थोड़ी शॉर्टेज होने के कारण हम डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट यूज़ करें। अब ये जो रिजल्ट आया है इसको हम क्या करेंगे, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, म्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। अब ये क्या आ जाएगा, म्यू नॉट से मल्टीप्लाई किया, म्यू नॉट से डिवाइड किया। अब ये जो वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। यहाँ पे एच पुट किया, इस एच को उस तरफ लेके गए तो ये आ जाएगा, बाकी टर्म एज इट इज। अब जो एम बाई एच की जो रेशो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, काई बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो हमने यहाँ पे ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी निकाल ली और यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ये क्या रिप्रेजेंट कर बताती है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की।